अब तक कि आपने पढ़ा कि आदित्य फिर रूही के बगल में आकर लेट जाता है और कहता है, बहुत हुआ रूही, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। अब तुम्हें बुरा लगे या तुम मुझसे नफरत करो, तुम्हारे होश में आते ही मैं अपने दिल की बात तुमसे कह दूंगा। मुझे तुमसे दूर नहीं रहना और जो भी तुम्हारा फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। आदित्य खाना भी नहीं खाता है और ना ही वो बिस्तर से उठता है और ना ही रूही के चेहरे से वो अपनी नजरें हटाता है। आप आगे रात से सुबह हो गई पर आदित्य एक पल के लिए भी सोया नहीं था। वो बस रूही को ही देख रहा था। बस इंतजार था तो उसे रूही का होश में आना। बेसब्री से वो रूही के जागने का इंतजार कर रहा था। तभी रूही की बंद आंखों की पलकें फड़फड़ाती हैं और वो अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलती है। रूही को जो महसूस हो रहा था वो समझने में रूही को बिल्कुल भी देर नहीं लगती है, क्योंकि वो समझ गई थी कि आदित्य उसके पास ही है। वो आंखें खोलती है और आदित्य की तरफ देखती है। दोनों की नजरें मिलती है और रूही फौरन आदित्य के सीने में खुद को छुपा लेती है। रूही का उसके ऐसे सीने से लगना आदित्य के डर को खत्म कर देता है। उसे रात से ही डर लग रहा था कि उसके ऐसे नज़दीक रहने से अगर रूही को फिर से बुरा लगा तो, और वो नाराज़ हुई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और आदित्य को जो सुकून मिला वो शब्दों में बयां भी नहीं कर पाएगा वो। आदित्य ने रूही को कमर से पकड़ उसे अपने और करीब किया और अपनी आंखें बंद कर इस एहसास को महसूस करने लगा। दोनों के बीच खामोशी थी, पर इस खामोशी में भी दोनों के दिल की बढ़ती धड़कनें एक दूसरे से बहुत कुछ कह रही थी। कुछ देर दोनों एक दूसरे की बाहों में थे और फिर आदित्य ने अपनी खामोशी तोड़ी और रूही के बालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, तुम ठीक हो ना रूही? अब तो सिर में दर्द नहीं है? आदित्य की बातों का रूही ने जवाब दिया, नहीं। ठीक है रूही, चलो फ्रेश हो जाओ, कुछ खा लो, रात से ही तुमने कुछ भी नहीं खाया है और आज हॉस्पिटल भी चलना है। रूही बोली, क्यों? हॉस्पिटल क्यों चलना है? बस तुम्हारे कुछ टेस्ट कराने हैं। और रूही, तुम्हारे सिर में दर्द क्यों हुआ? और कल रात तुम बिल्कुल ठीक नहीं थी। ये तो हमेशा होता है मुझे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आदित्य रूही की बात सुन रूही को खुद से अलग करते हुए हैरानी से कहता है, क्या हमेशा होता है? जी, फिर ठीक भी हो जाता है। रूही, तुमने मुझे पहले ये बताया क्यों नहीं? रूही कुछ नहीं बोलती तो आदित्य कहता, अच्छा ठीक है, चलो फ्रेश हो जाओ। तभी रूही की नज़र आदित्य के सीने की तरफ जाती है। आदित्य ने रात में ही अपनी शर्ट उतार दी थी। रूही जल्दी से फिर अपनी नजरें झुका लेती है। बिस्तर से उठकर रूही अलमारी के पास जाती है और अपने कपड़े निकालने लगती है, पर इसी बीच वो आदित्य से नजरें नहीं मिला रही थी। आदित्य बेड से उठकर शर्ट पहनता है और रूही वॉशरूम में चली जाती है। इधर श्रेया भी जाग चुकी थी। वो बाहर हॉल में बैठी हुई थी और दूसरी तरफ सोहन और सौम्या दोनों सुकून से एक दूसरे की बाहों में अभी भी सो रहे थे। रूही कुछ देर में वॉशरूम से बाहर आती है तो आदित्य सोफे पर बैठा हुआ था। रूही अपने पलकों को झुकाए अलमारी से आदित्य के कपड़े निकाल कर बेड पर रखते हुए कहती है, आप भी फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। आदित्य कहता है, नहीं, तुम चुपचाप कमरे में रहो, अभी कहीं नहीं जाओगी, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर साथ में बैठकर कॉफ़ी पियेंगे। उससे पहले मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है। रूही ने आदित्य से नजरें चुराते हुए कहा, पर आदित्य सर, नेहा, सॉरी मतलब श्रेया, उससे मेरी कोई बात नहीं हुई है, वो भी क्या सोच रही होगी। चलिए श्रेया के साथ में बैठकर कॉफ़ी पीते हैं। हाँ रूही, साथ में ही बैठकर कॉफ़ी पियेंगे, पर अभी तुम यहीं रहोगी। रूही हाँ में सिर हिला देती है और आदित्य वॉशरूम में चला जाता है और रूही मिरर के सामने अपने बालों को संवारने लगती है, पर आज रूही आईने में खुद को देखकर खुद से ही नजरें मिला नहीं पा रही थी। जब भी आईने में खुद को देखती तो आदित्य का एहसास उसके मन में गुदगुदी कर जाता और उसकी पलकें शर्म से अपने आप ही झुक जाती। वो खुद से ही कहती है, रूही ये क्या हो गया है तुझे? आदित्य सर क्या तेरे बारे में सोच रहे होंगे? ऐसे उनके सीने में छुप गई, ऐसा भी कोई करता है क्या? रूही तो कितनी बेशरम है, वो क्या सोच रहे होंगे तेरे बारे में? उस दिन तो कितना कुछ तुमने आदित्य सर को सुना दिया और आज खुद ही बहक गई और उनकी बाहों में चली गई। ये क्या कर दिया मैंने? मैं तो सोच सोच कर शर्म से मरी ही जा रही हूँ। कैसे उनसे अब मैं नजरें मिलाऊं? कहाँ उनकी नजरों से छुप जाऊं अब मैं? आदित्य वॉशरूम से बाहर आता है तो देखता है रूही आईने के सामने बैठी अपने ही ख्यालों में कहीं गुम थी। उसने कपड़े पहने, तैयार हुआ, पर रूही को पता ही नहीं चलता कि आदित्य बाथरूम से बाहर आ गया है। आदित्य रूही के पास आता है और कहता है, कहाँ खोई हो रूही? रूही आदित्य की आवाज़ सुन होश में आती है और हड़बड़ाहट में कहती है, कुछ नहीं, चलिए नीचे चलते हैं। हाँ रूही, पर मेरी बात तो सुन लो। रूही कहती है, जी बातें बाद में, श्रेया को अभी आपकी ज़रूरत है। क्या वो कमरे से बाहर जाने लगी तो फिर आदित्य भी रूही के पीछे आया। रूही आदित्य फिर नीचे हॉल में आए। श्रेया दोनों को देखकर खुश हो जाती है। रूही कहती है, आदित्य सर आप बैठिए, श्रेया से बातें कीजिए, मैं कॉफ़ी लेकर आती हूँ आप सबके लिए। आदित्य कहता है, कहीं नहीं जाओगी तुम, चुपचाप बैठो, तुम्हारा काम करना ज़रूरी है क्या रूही? तुम्हारी कल क्या हालत थी पता है तुम्हें? मैं कितना परेशान हो गया था और तुम्हें तो बस काम की पड़ी हुई है। रूही फिर श्रेया के पास बैठ जाती है। आदित्य रूही के बर्ताव को अच्छी तरह से समझ रहा था कि क्यों आज रूही उससे नजरें चुरा रही है, पर अब वो किसी भी तरह रूही से शादी की बात करना चाहता था, पर समझ नहीं पा रहा था कि कहे तो कैसे कहे अपने दिल की बात रूही से। हालांकि आज रूही को उसके ऐसे सीने से लगना आदित्य को एहसास हुआ कि रूही के दिल में भी उसके लिए कुछ है। तभी रीमा आती है और आदित्य और
श्रेया को कॉफ़ी और रूही को चाय देती है। आदित्य रीमा से कहता है, रीमा सोहन कहाँ है? सर वो तो अभी सो रहे हैं। अभी तक? जी, कहकर रीमा चली गई। सभी ने कॉफ़ी पी और कुछ देर बाद की तभी आदित्य का फ़ोन रिंग करता है। आदित्य कहता है, मैं अभी आया और हमें हॉस्पिटल भी चलना है, याद है ना रूही? रूही कहती है जी, और आदित्य कॉल रिसीव कर बाहर की ओर चला जाता है। श्रेया कहती है, रूही तुम ठीक हो ना? हाँ नेहा मैं ठीक हूँ। सॉरी वो श्रेया, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। कोई बात नहीं रूही, तुम चाहे मुझे श्रेया या नेहा कुछ भी बुलाओ, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। श्रेया तुमसे मिलकर अच्छा लगा, वहाँ तुम मुझे समझती थी, हमारा बहुत गहरा रिश्ता है, मुझे ऐसा अब लगने लगा है। हाँ मुझे भी लगता है रूही, पर श्रेया तुमने उस समय मुझे क्यों नहीं बताया कुछ कि तुम संजीव की पत्नी हो? रूही, पत्नी बस नाम की थी और उन्होंने तुम्हारे पास इसलिए भेजा था मुझे कि मैं तुमसे झूठ बोलूं, बहलाऊं, फुसलाऊं, यकीन दिलाऊं कि तुम्हारा होने वाला पति संजीव है। पर तुमने ऐसा क्यों किया श्रेया? तुम मुझे बता सकती थी। क्या बताती रूही? मुझे नहीं पता था कि भैया जिंदा है और संजीव के पास रहना और उसकी बात मानना मेरी मजबूरी थी। वो बहुत ही पावरफुल आदमी है, कहाँ जाती मैं भागकर उससे और जहाँ भी जाती पकड़ी जाती मैं। मेरा यहाँ कोई नहीं था जिसके पास मैं रहती और आदित्य भैया के बारे में मुझे पता ही नहीं था। और फिर मैं प्रेग्नेंट भी तो थी, तो अपने बच्चे के लिए उसकी बात मुझे माननी पड़ी। क्या? तो तुम प्रेग्नेंट हो? नहीं रूही थी। मतलब श्रेया? रूही, जब मैंने तुम्हें वहाँ से भगा दिया तो संजीव को मुझ पर शक हुआ कि सारा किया धरा मेरा ही है, मैंने ही तुम्हें भगाया है। और जब 2 दिन तक तुम नहीं मिली तो उसने मुझे बहुत मारा और मेरा मिसकैरेज हो गया और मुझे एक फ्लैट दिया रहने को और कहा कि अब तुम अकेली रहोगी, मेरे पास नहीं रहोगी। और वो मुझे बाहर भी भेजने वाला था, बस तुम्हें ही ढूंढ रहा था, इसीलिए वो मुझ पर ध्यान नहीं दे पाया। और हमेशा वो आता था मेरे पास और 1-2 घंटे रहकर चला जाता था, पर 2 दिन से वो आया नहीं। और सोहन, वो मेरे फ्लैट पर गए, उन्होंने मुझसे कहा आपको चलना होगा, तो मैंने बिना कुछ उनसे पूछे सोहन के साथ आ गई। मुझे लगा संजीव का आदमी है सोहन, और फिर तुम और भैया मुझे मिल गए। श्रेया, संजीव यहाँ आया था, उसके पैर में आदित्य सर ने गोली मार दी थी। रूही, अब मुझे वहाँ नहीं जाना है और वो मरे या जिए मुझे उससे अब कोई मतलब नहीं है। और रूही सच कहूँ तो जीने की इच्छा खत्म हो गई थी मेरी, बस मरने का इंतज़ार था। आदित्य खड़ा दरवाजे के पास श्रेया की बातें सुन लेता है। वो कहता है, मरना तो अब उसे पड़ेगा श्रेया, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। श्रेया कहती है, नहीं भैया, बहुत मुश्किल से मेरा परिवार मुझे मिला है, मैंने तो उम्मीद ही सारी खो दी थी, पर अब आपको खोना नहीं चाहती हूँ, कहकर श्रेया आदित्य के गले से लग जाती है। आदित्य कहता है, सब ठीक है श्रेया, अब मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा। और चलो रूही के टेस्ट करवा लेते हैं और फिर तुम्हारे लिए कपड़े भी तो लेने हैं। तभी ड्राइवर आता है और आदित्य से कहता है, सर गाड़ी में ये मोबाइल का डिब्बा रखा हुआ था। आदित्य ड्राइवर के हाथ से मोबाइल का डिब्बा लेता है और वो रूही के पास आकर उससे कहता है, ये मोबाइल मैंने तुम्हारे लिए लिया था पर भूल गया था मैं। रूही मोबाइल ले लेती है और फिर तीनों कुछ देर बाद बाहर आते हैं गाड़ी के पास। तभी आदित्य गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है तो रूही बस आदित्य को ही देखती रह जाती है। उसे वो दिन याद आ जाता है जब आदित्य दूसरी गाड़ी में बैठकर चला गया था और उसे बहुत बुरा लगा था, पर आज रूही खुश थी। उसने अपने ख्यालों को जल्दी से झटका और गाड़ी में बैठ गई और फिर आदित्य भी गाड़ी में रूही के साथ बैठ गया और रूही के दिल की धड़कन मानो तेज़ रफ्तार में दौड़े जा रही थी। तीनों पीछे की सीट पर बैठे हुए थे। आदित्य और श्रेया खिड़की की साइड पर बैठे हुए थे और वहीं रूही बीच में बैठी खुद में ही सिमटी जा रही थी। और फिर ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है और गाड़ी हॉस्पिटल की ओर चल देती है। दूसरी तरफ सोहन के कमरे के दरवाजे के बाहर सर्वेंट नॉक करता है तो सोहन की आंख खुलती है। सामने दीवार पर लगी घड़ी में देखता है सोहन तो सुबह के 10:30 बज रहे थे। सोहन सौम्या को जगाता है, सौम्या उठो, मुझे आदित्य के साथ हॉस्पिटल भी जाना है, मैं लेट हो गया। सौम्या कहती, हॉस्पिटल क्यों, सब ठीक है ना? वो रूही की तबीयत ठीक नहीं है सौम्या, उसी के लिए जाना है। तो सोहन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपने मुझे रात में बोलने का मौका भी दिया, कितना गुस्सा थी आप मुझसे, उठते हुए बेड से सोहन ने कहा। तो सौम्या कहती, तो क्यों तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया? एक बार तो कॉल उठाकर बता सकते थे ना तुम मुझे सोहन। सौम्या सॉरी। सोहन बार बार सॉरी मत बोलो। ठीक है, आप बाथरूम में जाइए, फ्रेश होकर जल्दी से आइए, मैं दरवाज़ा खोलता हूँ। सौम्या उठकर बाथरूम में चली जाती है और सोहन दरवाज़ा खोलता तो सामने रीमा खड़ी हुई थी। सोहन उसे देख कहता, रीमा आदित्य चला गया? हाँ सर, वो रूही और श्रेया मैम के साथ चले गए हैं। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। अरे नहीं रीमा, कोई डिस्टर्ब नहीं किया, जल्दी से 2 कॉफ़ी ले आओ। जी सर। सौम्या बाथरूम से आती और तैयार होकर वो सोहन से कहती, अरे तुम तो तैयार भी हो गए, नहाना नहीं है क्या? नहीं सौम्या, बहुत लेट हो जाऊँगा, आदित्य को भी बुरा लगेगा। ठीक है। दोनों जल्दी से कॉफ़ी पीते हैं और बाहर आए घर से और कार में बैठकर हॉस्पिटल की तरफ निकल गए। इधर रूही, आदित्य, श्रेया की गाड़ी हॉस्पिटल के सामने रुकती है और पीछे आदित्य के गार्ड्स की भी गाड़ी रुकती है। तीनों गाड़ी से उतरते और अपने गार्ड्स के साथ हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं और लिफ्ट से ऊपर डॉक्टर के कैबिन के पास आते हैं और आदित्य रूही को लेकर डॉक्टर के कैबिन में चला जाता है और श्रेया बाहर बैठी हुई थी।
डॉक्टर रूही को देख कहती है, कैसी हो रूही अब? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, इनका ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं पहले, इसके बाद सिटी स्कैन हो जाएगा। रूही और आदित्य हाँ में सिर हिला देते और फिर रूही के टेस्ट होने लगते हैं। आदित्य रूही के साथ ही था। उसे हॉस्पिटल में संजीव मित्तल भी एडमिट था। उसके आदमी की नज़र श्रेया पर जाती है तो वो संजीव के पास जाता है और कहता है, सर श्रेया मैम इसी हॉस्पिटल में है। संजीव हैरानी से उससे पूछता है, वो यहाँ क्या कर रही है? उसे मेरे बारे में पता चला है क्या? नहीं सर, वो बैठी है बाहर और बहुत गार्ड भी है उनकी सुरक्षा के लिए। क्या? पता लगाओ उसके बारे में और उसे यहाँ मेरे पास लेकर आओ। फिर वो आदमी बाहर आकर पता करता है तो उसे मालूम चलता है कि वो आदित्य के गार्ड है। वो जाकर वापस मित्तल को बताता है तो संजीव गुस्से में बौखलाते हुए कहता है, वो आदित्य के पास कैसे पहुंची? तुम लोग से इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे? मुझे रूही और श्रेया दोनों चाहिए। मैं उस आदित्य को जीतने नहीं दूंगा। जाओ श्रेया को कैसे भी करके मेरे पास लेकर आओ। संजीव मित्तल के आदमी बाहर आते और पूरी नज़र रखते हैं कि कोई भी मौका उन्हें मिले तो आदित्य के बॉडीगार्ड से छुपकर श्रेया को संजीव मित्तल के पास ले जाएं। श्रेया और फिर वॉशरूम की तरफ जाने लगती है तो आदित्य के बॉडीगार्ड थोड़ी दूर पर खड़े हो जाते हैं और संजीव के दो आदमी गार्ड्स के सामने लड़ाई करने लगते हैं आपस में, जिससे उन गार्ड्स का ध्यान भटकता है और जैसे श्रेया निकलती है मित्तल के आदमी श्रेया को लेकर संजीव के वार्ड में लेकर आते हैं। श्रेया संजीव को देखकर घबरा जाती है और वहीं मित्तल शैतानी हंसी हंसते हुए अपने आदमी से कहता है, इससे पहले आदित्य इसे ढूंढ ले, तुम लोग इसे लेकर घर जाओ और हाँ इसे कमरे में बंद कर देना। मित्तल के आदमी श्रेया को लिफ्ट से ले जाने लगते हैं। इधर सोहन हॉस्पिटल पहुंचता है, गाड़ी से उतरकर हॉस्पिटल के अंदर आता है और लिफ्ट के पास जैसे ही खड़ा होता है मित्तल के आदमी श्रेया को लेकर लिफ्ट से बाहर निकलते हैं और सोहन के सामने श्रेया थी। श्रेया का डरा हुआ चेहरा देखकर सोहन को समझने में देर नहीं लगी और उसने अपनी जेब से बंदूक निकालकर सामने करते हुए कहा, छोड़ो इसे, और श्रेया का हाथ पकड़ उसे अपने करीब किया और उस आदमी की पेट पर लात मारते हुए सोहन ने कहा, चलो आज तुम्हारा काम खत्म हुआ। लेकिन तभी आदित्य के गार्ड्स आ जाते हैं और उन आदमी को पकड़ लेते हैं। सोहन गुस्से में उनसे कहता, तुम लोगों का ध्यान कहाँ है? तुम लोग के होते हुए ये लोग श्रेया के आसपास भी कैसे पहुंच गए? सर सॉरी, अब दोबारा ये गलती नहीं होगी। सोहन ने श्रेया का अभी भी हाथ पकड़ा हुआ था और श्रेया के दिल में सोहन के लिए एक अलग ही एहसास जग गया। और वहीं सौम्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि सोहन किसी और का हाथ पकड़े। उसे अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर उसने सोहन से भी कुछ नहीं कहा। सोहन सौम्या से कहता है, सौम्या चली लिफ्ट के अंदर। फिर तीनों लिफ्ट से ऊपर आते हैं जहां रूही के टेस्ट हो रहे थे। श्रेया वहीं बैठ जाती है और सोहन को ही देखने लगती है और सौम्या को कहीं ना कहीं महसूस भी हो गया था कि श्रेया के दिल में सोहन के लिए कुछ है। सोहन कहता है अपने बॉडीगार्ड से, देखो आदित्य को कुछ भी मत बताना, वो वैसे भी परेशान है। इधर रूही के सारे टेस्ट हो चुके थे। डॉक्टर आदित्य से कहती है, रिपोर्ट आने में आदित्य सर 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा, तब तक मैं कुछ दवा दे रही हूँ जो रूही को टाइम से खानी है, जिससे इनके सिर में दर्द नहीं होगा। रूही कहती है, मैम वो आदित्य सर का हाथ भी देख लीजिए, 2 दिन से पट्टी बंधी हुई है। डॉक्टर मुस्कुराती है और आदित्य की पट्टी चेंज करती है। फिर आदित्य और रूही कैबिन से बाहर आते तो सामने सोहन, सौम्या, श्रेया बैठे हुए थे। सभी फिर मॉल जाते हैं और श्रेया के लिए कपड़े लेते हैं और बाहर ही लंच करके घर आ जाते हैं। सुबह से शाम हो चुकी थी, घर में खुशी का माहौल था और ये देख आदित्य बहुत ज़्यादा खुश था, पर रूही अभी भी आदित्य से नजरें चुरा रही थी। वही श्रेया की नजरें सबसे छुपकर सोहन को ही देखती हैं। ये सब सौम्या गौर कर रही थी। रीमा सबके लिए कॉफ़ी लेकर आती है। श्रेया जैसे ही कॉफ़ी का मग उठाती है तो कॉफ़ी छलक कर उसके हाथ पर गिर जाती है। आदित्य और सोहन दोनों ही घबराते हैं और एक साथ कहते हैं, रीमा मेडिकल बॉक्स लेकर आओ। और श्रेया बस सोहन को ही देख रही थी। रूही की नज़र श्रेया पर जाती है और फिर वो सौम्या को देखती है। श्रेया के दिल का हाल रूही भी समझ गई थी। रीमा दवाइयों का डिब्बा लेकर आती है। आदित्य उसे दवाई लगाता है और सौम्या कहती है, मुझे अब चलना चाहिए। सोहन आदित्य के सामने सौम्या से कुछ नहीं कहता है। सौम्या भी ये देख हैरान थी कि बिल्कुल अजनबी सा सोहन उससे बर्ताव कर रहा है। सौम्या गुस्से में बाहर आती है और गाड़ी में बैठकर चली जाती है। रात के खाने के बाद सभी अपने कमरे में चले जाते और वहीं सोहन हॉल में उदास सोफे पर बैठा बार बार सौम्या को फ़ोन लगा रहा था और सौम्या सोहन का फ़ोन नहीं उठा रही थी। रूही सोहन को देखती है कि वो परेशान है, पर वो उससे बिना कुछ बोले अपने कमरे में आती है। आदित्य वहाँ नहीं था। रूही बालकनी के पास जाकर खड़ी हो जाती है, तभी आदित्य अंदर आता है। रूही अपने ही ख्यालों में गुम थी। चांद की रोशनी रूही के चेहरे पर आ रही थी, जिससे उसका मासूम चेहरा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आदित्य रूही के बगल में जाकर खड़ा हो जाता और उससे कहता, यहाँ क्या कर रही हो? चलो दवा खाओ और आराम करो। आदित्य की आवाज़ से रूही होश में आती है। वो कहती है, जी। और जैसे ही 2 कदम बढ़ाती है तो आदित्य रूही का हाथ पकड़ लेता है और वहीं रूही की तो सांसें थम जाती है। वो कुछ नहीं बोलती, अपनी आंखों को बंद कर लेती है। उसकी धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। रूही, मुझे तुमसे कुछ कहना है और सुबह से कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम हो कि मुझसे नज़रें चुरा रही हो। रूही कुछ नहीं कहती है। वो चुपचाप आंखें बंद किए खड़ी हुई थी
आदित्य कहता है रूही मुझसे शादी करोगी? तो रूही अपनी आंखें खोलती है और आदित्य की तरफ अपनी बड़ी आंखें करती हुई कहती है मैं कुछ समझी नहीं। रूही मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ तुमसे। रूही कल जब तुम्हें दर्द में देखा तो जैसे मेरी जान ही निकल गई, लगा तुम्हें खो दूंगा। मैं पागल हो गया था रूही, अब और नहीं, मैं तुमसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। मैं अपनी इस दोस्ती के रिश्ते को एक नया नाम देना चाहता हूँ। तुम क्या चाहती हो रूही? मैं क्या कहूँ आदित्य सर? रूही जो भी है तुम्हारे दिल में वो मुझसे साफ कह दो। रूही मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि अपने दिल की बात तुमसे ऐसे कहूँगा, पर मुझे तुमसे दूर नहीं रहना है। रूही कहती आदित्य सर मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, मेरा अतीत क्या है, मुझे डर लगता है। रूही किस बात का डर? मैं हूँ तुम्हारे साथ। आदित्य ने रूही को अपने करीब किया और कहा अब और नहीं रूही, जब तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार है तो चलो शादी कर लेते हैं। पर आदित्य सर नहीं रूही, मैंने कहा ना मुझे तुमसे दूर नहीं रहना। और झुककर आदित्य ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। पहले तो रूही को कुछ समझ में नहीं आया, पहले ही वो उलझी हुई थी और अब आदित्य की किस। रूही शांत थी, वो आदित्य का साथ नहीं दे रही थी, पर उसकी पकड़ आदित्य के कंधे पर मजबूत हो जाती है और आदित्य रूही को अपने प्यार का एहसास करा रहा था। जब दोनों को सांस लेने में दिक्कत हुई तो दोनों अलग हुए और आदित्य ने रूही के माथे को चूमते हुए उसे अपनी बाहों में ले लिया और रूही जो लंबी लंबी सांसें ले रही थी उसने खुद को आदित्य की बाहों में छुपा लिया। रूही को समझ ही नहीं आता कि वो आदित्य की बातों का क्या जवाब दे। तभी आदित्य रूही से उसके कानों में धीरे से कहता तुमने तो कहा नहीं कि तुम मुझसे प्यार करती हो, ऐसा तो नहीं कि तुम मेरा यूज़ करके मुझे छोड़ दोगी। रूही हैरान थी कि ये वही डेविल है आदित्य जो मजाक भी कर सकता है। वो आदित्य से कुछ नहीं कहती, बस आदित्य को कस कर पकड़े हुए थी और वहीं आदित्य आज बेहद खुश था। कुछ देर बाद दोनों अलग होते हैं। आदित्य रूही को पानी और दवा देता है और रूही दवा खाने के बाद बिना बोले बिस्तर पर लेट जाती है और अपनी आंखों को बंद कर लेती है। आदित्य भी सो जाता है और इधर सोहन, उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वो परेशान था कि सौम्या को अचानक से हुआ क्या है, वो उसके फ़ोन का जवाब क्यों नहीं दे रही है। किसी की सुकून भरी रात बीती तो किसी की बेकरारी तो किसी की परेशानी में रात गुजरी। अगली सुबह रूही उठी तो आदित्य सो रहा था। वो एकटक आदित्य को ही देख रही थी। वो मुस्कुराई और फ्रेश होकर नीचे आई। आज एक नया दिन था रूही के लिए। हर वक्त उलझनों में घिरी हुई थी रूही, पर आज कोई भी उलझन नहीं थी। हर चीज़ उसे अच्छी लग रही थी। आदित्य के एहसास से ही उसके दिल में गुदगुदी हो रही थी। श्रेया भी जाग गई थी, वो हॉल में बैठी हुई थी। सोहन भी आंख मीचते हुए सौम्या को फ़ोन करते हुए सोफे पर आकर बैठ गया। श्रेया कहती है क्या हुआ सोहन जी, आप परेशान लग रहे हैं? नहीं श्रेया, ऐसी कोई बात नहीं है। सोहन फ़ौरन उठा और रसोई में आया और रीमा से कहा रीमा मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बना दूँ। रीमा कहती है जी सर। तो वहीं रूही सोहन से कहती है सोहन सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ रूही बोलो। रूही फिर सोहन के पास आती है और सोहन से कहती है सौम्या को आप कॉल कर रहे हैं? सोहन हड़बड़ाते हुए कहता नहीं तो मुझे कुछ ज़्यादा तो नहीं बोलना, बस इतना ही कहना है। वो आपसे नाराज़ है तो जाइए उसे मना लीजिए। कहकर रूही वहाँ से चली गई और सोहन सोच में पड़ गया कि रूही को हमारे बारे में कैसे पता चला और सौम्या और मेरे बीच तो कोई लड़ाई भी नहीं हुई है, तो सौम्या मुझसे क्यों नाराज़ है। वो फ़ौरन गाड़ी की चाबी लेकर बाहर आया, तभी पीछे से आवाज़ आई सुनिए। तो सोहन ने मुड़कर देखा तो श्रेया वहाँ खड़ी हुई थी। सोहन उसे देख कहता है हाँ श्रेया बोलो, वो कॉफ़ी पी लीजिए बाद में श्रेया। कहकर सोहन गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट की और सौम्या के घर की तरफ चला गया। कुछ देर बाद वो सौम्या के घर पहुंचा। वो अंदर गया तो एक सर्वेंट ने कहा सर मैम सो रही हैं, आप उनके कमरे में नहीं जा सकते हैं। सोहन ये सुन गुस्से में उसकी मुट्ठियां कस गई। सोहन का गुस्सा देख सर्वेंट डरते हुए कहता है मैम ने मना किया है सर कि आप आए तो उनके कमरे में ना जाए। सोहन बिना कुछ बोले गुस्से में सौम्या के कमरे के पास आता है और दरवाज़ा जैसे ही खोलता है तो वो खुलता नहीं है। तो सोहन ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को पीटते हुए कहता है सौम्या मुझे पता है आप सो नहीं रही हैं, दरवाज़ा खोलिए और बताइए किस बात की नाराज़गी है। पर सौम्या सोहन की बात का कोई भी जवाब नहीं देती है। सोहन कहता है लास्ट वार्निंग है और आप जानती हैं कि मैं ये दरवाज़ा तोड़ दूंगा, तो चुपचाप दरवाज़ा खोलिए। सौम्या जानती थी कि सोहन का गुस्सा बहुत खराब है। उसने आदित्य के घर में सोहन को गुस्से में बेकाबू होते हुए कई बार देखा था। वो दरवाज़ा खोलती और बेड पर आकर बैठ जाती है। सोहन अंदर आता है और दरवाज़ा बंद कर वो सौम्या के पास आता है और गुस्से में कहता है ये क्या है सौम्या, रात से ही कई कॉल किए मैंने आपको, किस बात पर आप मुझसे नाराज़ है। सौम्या चुप ही रहती है, वो कुछ नहीं कहती, बस सोहन की तरफ पीठ किए बैठी हुई थी। सोहन उसके बाजू को पकड़ते हुए उठाकर अपने पास लेकर आता है तो सौम्या की सूजी आंखों को देख वो तड़प जाता है। ये क्या है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? चलिए डॉक्टर के पास। तो सौम्या कहती है मैं ठीक हूँ, तुम जाओ, उस श्रेया की फिक्र करो। ये सुनते ही सोहन समझ आता है कि सौम्या किस बात पर नाराज़ है। सौम्या आप श्रेया को लेकर शक कर रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है, मेरे लिए आप मायने रखती हैं। सोहन प्लीज़ झूठ मत बोलो, मायने रखती तो आधी रात मुझे अकेले आने नहीं देते, मुझे सबके सामने इग्नोर कर रहे थे तुम।
हाँ सौम्या, बस वो आदित्य और रूही श्रेया सब थे तो। अच्छा सॉरी सोहन, मुझे सॉरी नहीं चाहिए। तुम प्यार करते हो मुझसे तो मुझे तुम्हारा साथ, प्यार, केयर सब चाहिए। तुम मेरे हो बस, और किसी के नहीं। हाँ शक करती हूँ पर प्यार करती हूँ तुमसे। तुमने जब से छुआ है मुझे तो बस तुम्हारी होकर मैं रह गई हूँ। तुम्हें खोने से अब डरती हूँ सोहन, और तुम हो कि मुझे इग्नोर कर रहे थे। अब जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है। सॉरी बोला ना सौम्या, हर बात पर सॉरी सोहन, ये ठीक नहीं है। अब जाओ यहाँ से। अच्छा ठीक है चला जाऊँगा, पर आपकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं है मुझे, तो इन आंखों में आंसू अब दोबारा नहीं आना चाहिए। सोहन तुम ही रुलाते हो, समझे? सौम्या क्या हो गया है आपको? मैं बस आपका ही तो हूँ। और आप भी ना सौम्या, क्या बेकार की बातें सोच रही हैं? मैं बेकार की बातें सोच रही हूँ सोहन? सौम्या, अभी सब कुछ शुरू हुआ है और आप बेवजह शक करने लगी हैं। मेरा प्यार तुम्हें शक लगता है सोहन? तो मिस्टर सोहन तो जाओ, तुम्हें जो सही लगे वो करो। सोहन सौम्या का हाथ पकड़ उसे करीब करते हुए कहता है, सौम्या मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ, समझी आप? कहीं नहीं जाऊँगा। कहकर सोहन जैसे ही सौम्या के होठों की तरफ बढ़ता है, सौम्या ने अपने दोनों हाथों से सोहन को धक्का दे दिया। वो गिरते गिरते बचा और अब सोहन को और भी गुस्सा आ गया। ठीक है तो करते रहिए शक, और दरवाजे पर लात मारी सोहन ने जोर से और वहाँ से वो चला गया।